मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज के साइंस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। जल्दी से लिंक को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक, कल हमने अपतल दर्पण की 6 स्थितियों के बारे में बताया था। आज हम उत्तल दर्पण की स्थितियों के बारे में बताएंगे। कल अपतल दर्पण की 6 स्थितियाँ पूरी हो चुकी थी। आज उत्तल दर्पण की स्थितियाँ बताएंगे। उत्तल दर्पण की स्थितियाँ, उत्तल दर्पण की 2 स्थितियाँ होती हैं। नंबर 1 अनंत पर और नंबर 2 अनंतता P के बीच। ठीक, आज हम इनके बारे में जानकारी लेंगे। तो हम पहले एक उत्तल दर्पण बनाएंगे। ये कोई हमारा उत्तल दर्पण है। ठीक, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारी पहली स्थिति कहाँ पर है? अनंत पर। ठीक, और दूसरी है अनंत P के बीच। ये पहली स्थिति, ये दूसरी स्थिति। आज इनके बारे में जानकारी लेंगे हम। फिर से एक चित्र बनाएंगे हम। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो हमारी पहली स्थिति है अनंत पर। ये प्रकाशीय किरणें परावर्तक पृष्ठ पर आती हुई प्रतीत होती हैं, अपसरित करती हैं। ठीक, अपसरित करती हैं अनंत पर। उत्तल दर्पण की पहली स्थिति है अनंत पर। जब कोई प्रकाशीय किरण अनंत पर हो तो ये परावर्तक पृष्ठ पर अपसरित करती हैं। ये किरणें, ये अपसरित कर रही हैं और किरणों को फैला रही हैं। ये दिख रहा है आपको? फैला रही हैं ये। ठीक, तो हमारे ये प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बन रही है? फोकस पर बन रही है। फोकस पर बननी है। तो हम लिखेंगे, यहीं पर लिख देते हैं हम। जो बिंब की स्थिति थी वो कहाँ पर थी? अनंत पर। अनंत पर। ठीक, और जो प्रतिबिंब की स्थिति है दिख रहा है आपको? प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पर बनी है? फोकस पर, F पर। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? आभासी तथा सीधी।
आवासीय तथा सीधी। ठीक। आकार कैसा है? अत्यधिक छोटा। प्रतिबिंब का साइज छोटा। ठीक। ये होगी हमारी उत्तर दर्पण की पहली स्थिति, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक। ये पहली स्थिति होगी हमारी। अब दूसरी स्थिति के बारे में जानेंगे। और इसे हम रफ कर देते हैं। दूसरी स्थिति हमारी अनंतता पी के बीच। फिर से हम एक उत्तर दर्पण बनाएंगे। प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहली तो होगी हमारी अनंत। अब दूसरी कहाँ है हमारी? अनंत और पी के प्रिंसिपल एक्सिस के बीच। ठीक। ऐसे मिटा देते हैं। पहली स्थिति तो हो गई हमारी। दूसरी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के और अनंत के बीच। तो ये कोई किरण प्रारब्ध पृष्ठ परार्थी प्रतीत हो रही है। ठीक। तो ये किरणें न हो जाएंगी। इसके मुख्य बिंदु से ए बी और बी मान लें। ये इस प्रकार प्रतीत होती हुई हो जाएगी। ठीक। थोड़ा सही से बना देते हैं हम। एफ इस प्रकार जाएगी ये किरणें। तो हमारी पहली स्थिति कहाँ थी? बिंब की स्थिति कहाँ पर है? पी तथा अनंत के बीच। ये कोई अनंत। ठीक। तो हम लिखेंगे बिंब की स्थिति अनंत तथा प्रिंसिपल एक्सिस के बीच। ठीक। नंबर 2, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बन रही है? एफ तथा पी के बीच। फोकस तथा पी के बीच। दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है? अभी भी आवासीय तथा सीधी। प्रतिबिंब की प्रकृति आवासीय तथा सीधी। ठीक। ये होगी हमारी उत्तर दर्पण की दूसरी स्थिति। ठीक। अब दर्पण और उत्तर दर्पण की मैंने स्थितियों के बारे में जानकारी दे दी। आगे बढ़ेंगे हम।
जल्दी से तारा करो। रफ कर देते हम। अब आते हैं हम स्नेल का नियम। देखते हैं स्नेल का नियम क्या कहता है। आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया तथा परावर्तन कोण की जया का अनुपात नियतांक हो। उसे स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक, स्नेल का नियम आपतन कोण की जया तथा परावर्तन कोण की जिया का अनुपात नियतांक हो, उसे स्नेल का नियम कहते हैं। जैसे साइन आई बट्टे साइन आर बराबर नियतांक। ठीक, इसे मैंने पहले ही बताया। आप कोण आई को आपतन कोण और कोण आर को परावर्तन कोण। ठीक, जैसे फिर दोबारा बना देते हम। आपतितकरण, परावर्तितकरण, अविलंब, इसकी बात हो रही है। आपतन कोण की जिया तथा परावर्तन कोण की जिया का अनुपात नियतांक हो, उसे स्नेल का नियम कहते हैं। ठीक, ठीक, रफ कर देते हैं हम। अब बात करेंगे हम अपवर्तनांक। ठीक, तो अपवर्तनांक की बात करेंगे हम।
दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात बताएं। ठीक। नंबर ए, आपतन परावर्तन। ठीक, ये बात हो रही है। पहले अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं? एन से प्रदर्शित करते हैं। अब बात करेंगे हम अपवर्तनांक की। ठीक, अपवर्तनांक जैसे हमने कोई ये बॉक्स लिया, ठीक, यह कोई हमारा अविलंब हो गया, इसे हम अविलंब मान लेते हैं। इससे विरल माध्यम, इसे सघन। ठीक, तो पहला पॉइंट क्या है, हम नोट डार्क लिखते हैं। विरल से सघन की ओर जो किरण आएगी वह अविलंब की ओर मुड़ जाएगी। मुड़ जाएगी। जैसे ये कोई किरण आ रही है, ये अविलंब की ओर मुड़ रही है, अविलंब की ओर मुड़ रही है। विरल से सघन की ओर आने पर ये अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक, तो हम लिखेंगे पहले नोट में, जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम की ओर आए तो यह अविलंब की ओर मुड़ जाती है। इसे एंगल आई, ऐसे एंगल आर। ठीक, ये हो गया हमारा पहला नोट। अब दूसरा नोट, यदि कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम की ओर आए तो वह अविलंब से दूर हट जाती है। अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक, नोट 1 नोट 2। अब हम समझा देते हैं एक बार। नोट 1 क्या कह रहा है, यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर आए तो यह अविलंब की ओर मुड़ जाती है। देखो ये मुड़ रही है, अविलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक, और यदि कोई प्रकाश के सघन से विरल माध्यम की ओर आए,
सघन से विरल माध्यम की ओर आए तो वह अविलंब से दूर हट जाती है, दूर हट जाती है। ठीक, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आए तो अविलंब से दूर हट जाती है। ठीक, इसी को कहते हैं हम अपवर्तनांक। विरल माध्यम को आप वायु मान लें, ये कांच मान लें, तो कांच का अपवर्तनांक क्या होता है ये याद करने पड़ेंगे आपको, किताब में लिख रहे हैं 1.52 और वायु का अपवर्तनांक 1.003। ठीक, रफ उतार लो इसे। ठीक, उतार लिया। अपवर्तनांक दो प्रकार के होते हैं। ठीक, नंबर 1 सापेक्ष अपवर्तनांक। नंबर 2 निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, अब हम इनके बारे में जानकारी लेंगे। नंबर 1 सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, सापेक्ष अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तन माध्यम दो में प्रकाश के चाल, प्रकाश का अपवर्तनांक
माध्यम 1 में प्रकाश का अपवर्तनांक। तो हम अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं, तो हम n बराबर लिखेंगे माध्यम 1 में प्रकाश का वेग या अपवर्तनांक कुछ भी मान लें बट्टे माध्यम 2 में प्रकाश का वेग। ठीक, वेग को हम v से प्रदर्शित करते हैं, तो हम सूत्र लिखेंगे n बराबर माध्यम 1 में प्रकाश का वेग v1 बट्टे v2। ठीक, ये हो गया हमारा पहला सूत्र। सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम 2 में प्रकाश का वेग या अपवर्तनांक माध्यम 1 में प्रकाश का वेग। तो n बराबर माध्यम 1 में प्रकाश का वेग बट्टे माध्यम 2 में प्रकाश का वेग, तो n बराबर v1 बट्टे v2 सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, अब आएंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, अब बात करेंगे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक, मान लें वायु में प्रकाश की चाल c है। ठीक, और माध्यम में प्रकाश की चाल v है। v है, तो अपवर्तनांक तब अपवर्तनांक nm होगा। ठीक, निरपेक्ष अपवर्तनांक यदि वायु में प्रकाश की चाल c है और माध्यम में प्रकाश की चाल v है, तो तब अपवर्तनांक क्या होगा? तो इसका सूत्र होता है nm बराबर c अपॉन v। ठीक, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं n बराबर c अपॉन v। ठीक, इसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक, एक सवाल करेंगे इस पर।
जैसे ये कोई बॉक्स है, ये अविलंब इसे C और इसे B मान लें। ठीक, तो हमें कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 1.52। ठीक, और C मतलब प्रकाश, मैंने बताया था प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो हमें वेग निकालना है। सी हमें दे नहीं रखी, इसे सी होती है इसकी हमारी प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड भी हमें निकालनी है। तो हमें n बराबर क्या होता है, C/v। ठीक, n हमें अपवर्तनांक दे रखा है 1.2। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड भी हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो b को उधर ले आएंगे, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड बट्टे 1.5। ठीक, 1.52 मान लें या 1.2 मान लें। ठीक, तो b बराबर 0.20 बढ़ जाएंगे। ठीक, 0.20 बढ़ गए, 2 से काटना, 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12, 2 1 2, 2 5 10, 100, 2 3 6, 2 8 16, 2 7 14, 2 5 10। ठीक, 5 से काट लें, 5 से कटेगी नहीं, तो b बराबर 75×8 मीटर प्रति सेकंड 38। इतना आएगा हमारा प्रकाश का वेग। इसे आगे भी करेंगे तो और ज़्यादा सॉल्व हो जाएगा। ठीक, मैंने एक एग्जाम्पल बता दिया। ऐसे ही दूसरा बताएंगे हम, इसी के आधार पर बताएंगे। बस अपवर्तनांक को चेंज कर देते हैं हम। अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक मान लिया हमने 1.5। ठीक, तो हम सूत्र लगा देंगे, अपवर्तनांक बराबर C/v। तो 1.5, C कितनी दे रखी है हमें प्रकाश की चाल, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड बट्टे v। ठीक, b को उधर ले आएंगे, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड बट्टे 1.5। पॉइंट यहाँ 0 लग जाएगा, तो b बराबर 30×10⁸ मीटर प्रति सेकंड बट्टे
15, 15 दूनी 30। तो प्रकाश का वेग आ गया 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक, दूसरा हो गया हमारा। ठीक, आगे करते हैं हम। अपवर्तनांक के बारे में बता दिया। अब बात करेंगे लेंस। लेंस तो लिखेंगे हम 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हों। उसे लेंस कहते हैं। ठीक, जैसे ये कोई एक पारदर्शी माध्यम है, ये कोई पारदर्शी माध्यम है जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हों। एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हों, उसे लेंस कहते हैं। ठीक, अब बात करेंगे लेंस के सूत्र की। तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u माइनस 1/v। ठीक, मैंने दर्पण का भी बताया था, यहाँ पर भी बता देते हैं। वन बट्टे एफ बराबर 1/u प्लस के 1/v। ठीक, ये दर्पण का है, लेंस का है। तो नोट में लिखेंगे उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। ठीक, आगे हम कल पढ़ेंगे
आज के टॉपिक के बारे में हम यहीं बंद करते हैं। ठीक, लाइक करना, शेयर करना वीडियो को। ठीक, धन्यवाद।